टैक्स बचाना ये तो खैर हम सब चाहते हैं, पर एक सवाल अक्सर मन में आता है कि अपने परिवार वालों को कोई प्रॉपर्टी या पैसा गिफ्ट में देकर टैक्स बचाया जा सकता है। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना, पर टैक्स के कानून की अपनी ही कहानी है। तो आज हम इसी कहानी को, इन्हीं नियमों को समझने वाले हैं। तो हाँ, सवाल यही है कि क्या परिवार के सदस्यों को संपत्ति गिफ्ट करने से किसी का टैक्स सच में कम हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं, और इसीलिए टैक्स के नियमों में इसका एक बहुत ही साफ और सीधा जवाब दिया गया है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल में कहते क्या हैं। तो इन नियमों को जो ऑफिशियल नाम दिया गया है वो है इनकम क्लबिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्लबिंग का मतलब है कि कुछ खास सूरतों में किसी एक व्यक्ति की इनकम को टैक्स भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग टैक्स बचाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल ना कर पाएं। तो आज की हमारी इस बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इनकम क्लबिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि अगर किसी के बच्चे की कोई इनकम है तो उसका क्या होता है। इसके बाद अपने जीवन साथी को किए गए ट्रांसफर पर बात करेंगे। फिर कुछ और तरह के फैमिली और एसेट्स ट्रांसफर को समझेंगे, और आखिर में इन सबसे जुड़ी सबसे जरूरी बातें यानी की टेकअवेज पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मामले से जो बहुत कॉमन है। सवाल ये है कि अगर किसी के बच्चे की इनकम हो जो 18 साल से कम उम्र का है, तो उस इनकम का टैक्स कौन भरेगा? तो देखिए, जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि किसी भी माइनर बच्चे की इनकम पर टैक्स बच्चे के हाथ में नहीं लगता, बल्कि उस इनकम को माता पिता में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है। और हाँ, एक बार ये तय हो गया कि इनकम किस पेरेंट के साथ क्लब होगी, तो आगे आने वाले सालों में भी आमतौर पर उसी के साथ क्लब होती रहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। हर मामले में ऐसा नहीं होता। इसके 3 बड़े अपवाद हैं, मतलब 3 ऐसी सिचुएशंस जहां बच्चे की इनकम को क्लब नहीं किया जाता। पहला, अगर बच्चे ने वो पैसा खुद की मेहनत मजदूरी से कमाया हो। दूसरा, अगर वो इनकम बच्चे के अपने किसी हुनर, टैलेंट या नॉलेज की वजह से आई हो। और तीसरा, अगर बच्चा सेक्शन 80U में बताई गई किसी विकलांगता से पीड़ित है। इन तीनों ही मामलों में इनकम पर टैक्स बच्चे को ही देना होता है। अच्छा, अब उन मामलों पर वापस आते हैं जहां इनकम क्लब होती है। तो वहां कानून एक छोटी सी राहत देता है। जिस भी पेरेंट की इनकम में बच्चे की इनकम जोड़ी जा रही है, वो हर साल हर बच्चे पर 1500 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकता है। ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, पर हां, ये एक जरूरी डिटेल है। अब ये वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है, इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी टैलेंट शो में कोई प्राइज मनी जीती, तो जैसा हमने पहले देखा, ये उसके टैलेंट की इनकम है, इसलिए इस पर क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर उस प्राइज मनी को बैंक में एफडी करा दिया और उस पर ब्याज आने लगा, तो वो जो ब्याज की इनकम है वो क्लब होगी। यानी ओरिजिनल इनकम बच्चे की, पर उस इनकम से हुई कमाई पेरेंट की इनकम में जुड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों की इनकम की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बात पति पत्नी के बीच एसेट ट्रांसफर की आती है, तब ये नियम कैसे काम करते हैं। यहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ये जो 2 सिनेरियो हैं, ये क्लबिंग के पूरे कॉन्सेप्ट की नींव को साफ कर देते हैं। देखिए, एक तरफ है गिफ्ट, जहां पति ने पत्नी को 10 लाख रुपए दिए और पत्नी ने उसे इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि इसके बदले में पति को कोई पैसा नहीं मिला, ये बिना पर्याप्त प्रतिफल का मामला है। नतीजा, उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम पति की इनकम में क्लब हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर पति ने 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में ही पत्नी को बेची, तो ये एक प्रॉपर सेल है। यहां क्लबिंग नहीं होगी और इनकम पर टैक्स पत्नी को ही देना होगा। मतलब सारा खेल एडिक्वेट कंसिडरेशन यानी मुनासिब कीमत का है। तो क्या हमेशा ही पति पत्नी के बीच के ट्रांसफर पर क्लबिंग होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ खास मामले हैं जहां ये नियम लागू नहीं होते। जैसे अगर ट्रांसफर एक मुनासिब कीमत पर हुआ हो, या फिर ट्रांसफर तलाक के सेटलमेंट का हिस्सा हो, या अगर दोनों अलग रहने के किसी समझौते के तहत ऐसा कर रहे हैं। और हां, एक और जरूरी बात, वो जो इनकम से इनकम वाला रूल था वो यहां भी लागू होता है। तो हमने बच्चे और जीवन साथी के मामले तो देख लिए, पर कानून बनाने वाले जानते हैं कि लोग टैक्स बचाने के लिए और भी रास्ते ढूंढ सकते हैं। इसलिए क्लबिंग के नियम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि और कौन-कौन से रिश्ते और ट्रांसफर इसके दायरे में आते हैं। अब यहां एक और रिश्ता आता है, बेटे की पत्नी यानी बहू। यहां भी लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पति पत्नी के मामले में देखा था। अगर सास या ससुर अपनी बहू को कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं और उस प्रॉपर्टी से बहू को कोई इनकम होती है,
तो वो इनकम उस सास या ससुर की इनकम में क्लब कर दी जाएगी जिसने वो गिफ्ट दिया था। ये एक और बहुत मजेदार नियम है जिसे कहते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। इसका मतलब है कि आपने किसी को कोई असेट तो दिया, पर साथ में ये शर्त भी रखी कि आप जब चाहें उसे वापस ले सकते हैं। मतलब आपके पास उसे रिवोक करने का यानी वापस लेने का अधिकार है। ऐसे केस में कानून ये मानता है कि आप ही उस असेट के असली मालिक हैं और इसलिए उस असेट से होने वाली कोई भी इनकम ट्रांसफर करने वाले की इनकम में ही क्लब होगी। तो हमने बच्चों, जीवन साथी, बहू और रिवोकेबल ट्रांसफर, इन सब के नियम देख लिए। अब वक्त है कि इन सारी बातों को एक साथ समेटें और देखें कि सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद रखने हैं। ये टेबल इस पूरे टॉपिक का सार है। यह हमें साफ साफ बताती है कि क्लबिंग के नियम कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं। तो देखिए, स्पाउस यानी जीवन साथी को ट्रांसफर, बेटे की पत्नी यानी बहू को ट्रांसफर और माइनर बच्चे की इनकम, ये सब क्लबिंग के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर कोई अपने भाई या बहन, माता पिता या किसी बालिग बच्चे को कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो उस पर क्लबिंग के प्रोविजंस लागू नहीं होते। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और चलिए कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें जान लेते हैं। पहली कि क्लबिंग सिर्फ प्रॉफिट या इनकम पर ही नहीं बल्कि लॉस पर भी लागू होती है। दूसरी बात, अगर एसेट का रूप बदल भी जाए, जैसे किसी ने कैश गिफ्ट किया और उस कैश से शेयर खरीद लिए गए, तब भी क्लबिंग लागू रहेगी। और हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, कानून की नज़र में प्यार और स्नेह को कोई कीमत यानी एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं माना जाता। और आखिर में इनकम से हुई इनकम यानी सेकंड जनरेशन इनकम पर क्लबिंग नहीं होती। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग और टैक्स की चोरी के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? इनकम क्लबिंग के ये सारे नियम हमें उसी लाइन को समझने में मदद करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, ये सुनिश्चित करना कि टैक्स वही भरे जिसे उस इनकम का असली फायदा मिल रहा है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको टैक्स के इस पहलू को समझने में मदद मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए और सुनील सर के साथ मजे से सीखते रहिए।